Well, so dear students, we are dealing with rings और रिंग का ही क्वेश्चन है हमारे पास. लेट R be a system satisfying all the postulates for a ring with possible exception of A plus B is equal to B plus A if there exists an element C belongs to R such that AC is equal to BC implies A is equal to B for all AB belongs to R, then R is a ring. तो मीन्स एक हमें सिस्टम दिया और अभी तक वो R को क्या रहा है, इट इज ए सिस्टम विच सेटिस्फाइंग ऑल द पोस्टुलेट्स टू बी ए रिंग. रिंग के सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एक्सेप्ट दिस रिंग अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी. मीन्स कैंसिलेशन लॉ जैसा कुछ ऐसा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी. ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो आपने बताना कि ये रिंग है. मीन्स इसकी हेल्प से हम प्रूव कर देंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मीन्स ये गिवन रहेगा और ये हमने प्रूव कर देना. तो फिर रिंग क्या हुई, तो फिर ये जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा. तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि आर इज ए सिस्टम विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये गिवन होगा. ए सी इज इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू दिस इज गिवन. इसकी हम हेल्प लेंगे, दिस इज गिवन, और इसकी हम हेल्प लेंगे और ये प्रूव कर देंगे. तो सॉल्यूशन में ये गिवन लिख देना आपने एंड देन वी विल स्टार्ट विद. अब हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि a प्लस बी इंटू सी प्लस सी इज इक्वल टू हियर ए बी सी किसके एलिमेंट ले लिए हमने, रिंग के. ठीक है, तो a प्लस बी सी प्लस सी को हम लिखा जा सकता है दिस इज a प्लस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम. दिस इज ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी. ठीक है, ए बी प्लस सी सी. और फिर हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं इसी चीज को, ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी प्लस बी सी प्लस सी एंड दिस इज ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी. तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड व्हाट हैपन दैट इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, तो वी कैन इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड. सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू विल गेट, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो यू विल गेट ये फर्स्ट है ये सेकंड है. दिस इज ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी. ये हमने इक्वेट कर दिए. और इक्वेट करने से क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों ही लगा सकते हैं. तो अगर हमने लगाए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ तो ए सी और ए सी कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल. सो यू विल गेट दिस इम्प्लाइज दैट ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी. ठीक है, कैसे आया, बाय कैंसिलेशन लॉ. कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ कौन से हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन में हम ये इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है सिर्फ ये लॉ नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं थी, बाकी सारे थे. अब यहाँ से हम इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से a प्लस बी इंटू सी हो जाएगा और ये b प्लस ए इंटू सी हो जाएगा. नो इट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b. तो दिस इज सपोज a c b c, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. कैसे इंप्लाई करेगा, ये जो गिवन कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन. एक हमने कैंसिलेशन लॉ लगा दिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी जो गिवन कंडीशन थी वो लगा दिए. तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो ये प्रॉपर्टी भी होगी एंड हेंस दिस इंप्लाइज दैट आर इज ए रिंग. यही तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था सिस्टम, बाकी सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था. ये प्रॉपर्टी भी हमने सेटिस्फाई करवा दी, देयरफॉर आर इज ए रिंग. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दैट सेंस कि ये इसको 2-3 बार पूछा जा रहा है. इसको फाइनल एग्जाम में, एमएससी के फाइनल एग्जाम में अभी भी लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये. तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन ए रिंग विद यूनिटी एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, then you want to show that R is
कॉम्यूटेटिव। इससे पहले आपने शो किया था कि बुलियन रिंग है तो उसमें को क्या होना पड़ेगा, उसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा उसमें, तो दैट इज अगेन कॉम्यूटेटिव। अब हमारे पास ये है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन यू वांट टू प्रूव दैट इट इज कॉम्यूटेटिव। तो व्हाट इज गिवन इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इट इज गिवन। और आपने प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो इसको हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं, इसको वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, इस तरह से हम शुरू करते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड वाई प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू वाई प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन, एंड दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको ऐसे लिखें, दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, और दिस इज वाई प्लस वन, आपने इस तरह से कर लेना है इसको, वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, दिस इज, एंड दिस ये आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई इन प्लस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स, इस तरह से कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला, एंड दिस इज एक्स वाई एंड एक्स वाई, सो दिस इज एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ठीक हो गया, एंड प्लस एक्स वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, this is xy into xy, x square plus y square plus 2x square y plus x square, simple ये है, this is x square xy into xy, this is xy raised to power 2 आ जाएगी, और xy raised to power 2 क्या हो जाएगा, x square y square, so this can be written as, मतलब एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, तो this is x square y square, actually ये होगा क्या, xy into xy is xy raised to power 2 and then it is x square and y square plus x y x plus x square y plus x square is equal to x square y square plus 2x square y plus x square, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x square y square, फिर x y का रेस्ट पावर 2, x y रेस्ट पावर 2, x y into x y रेस्ट पावर 2 एंड देन दिस वन। अब हम इसमें लगा सकते हैं, देखो दिस इज कैंसिलेशन लॉ, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज कैंसिलेशन लॉ से ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हट गया, ठीक है, एक्स वाई एक्स एंड दिस इज 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर वाई और ये 2x स्क्वायर वाई है, 2x स्क्वायर वाई, तो एक एक्स स्क्वायर वाई यहाँ से हट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसको नंबर 1 ले लो। यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ठीक हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन रिंग में मल्टीप्लिकेशन आपने होल स्क्वायर नहीं करना है, आपने जैसे ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये हमने मल्टीप्लाई किया इसी तरह से मल्टीप्लाई करना। अब हम इस नंबर 1 जो हमने यहाँ निकाला है इसको फिर से देखो कैसे चेंज करते हैं, 1x y x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको देखो, हम इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक बार फिर से देखो चेंज करके लिखते हैं, दिस इज x प्लस 1 y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू वाई। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको चेंज करके इस तरह से लिख दिया, ठीक है। x की जगह क्या लिखा, x प्लस 1, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r, सो x को हमने चेंज कर दिया x प्लस 1 के साथ, सो दिस इज x प्लस 1 एंड दिस इज yx प्लस y एंड दिस इज स्क्वायर, तो क्योंकि ये x ही है तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू y आ जाएगा, एंड दिस इज x y x प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2xy प्लस वाई। नाउ एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे रख दी, प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2xy प्लस वाई, तो दिस इज वाई, दिस इज अगेन वाई, ठीक है भाई। राइट कैंसिलेशन लॉ, एडिशन से राइट कैंसिलेशन लॉ ये हट गया, एक्स स्क्वेयर वाई ये भी हट गया,
दिस इज 2xy, तो एक xy हमारा हट गया, एक xy रह गया, तो दिस इंप्लाइज दैट yx इज इक्वल टू xy फॉर ऑल x comma belongs to R, and this implies that ring R is commutative. So this is the question on ring. अब आगे हम चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस है आइडम पोटेंट एलिमेंट एंड नील पोटेंट एलिमेंट की. So definition, we have a definition. An element x in a ring R is called idempotent if x square is equal to x. x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दोबारा क्या आ जाता है, x आ जाता है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडमपोटेंट. अब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 1 का स्क्वायर भी क्या करेंगे, 1. तो दीज आर दी आइडमपोटेंट एलिमेंट्स. और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन 0 और 1 तो आइडमपोटेंट हैं ये. ठीक है, दीज आर दी आइडमपोटेंट एलिमेंट्स. फिर एक और डेफिनेशन है नील पोटेंट एलिमेंट. एन एलिमेंट ए इन ए रिंग आर इज कॉल्ड नील पोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n. ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 0. तो 0 की रेज्ड पावर n तो हमेशा क्या रहेगी, 0 रेज्ड पावर n क्या रहेगी, 0 ही रहेगी. तो 0 कैसा एलिमेंट होगा, नील पोटेंट. हर एक रिंग में 0 नील पोटेंट होगा. जैसे यहाँ पे अगर रिंग विद यूनिटी है तो, है ना, अगर रिंग विद यूनिटी है तो 1 होगा, तो 1 भी आइडमपोटेंट होगा और 0 भी क्या होगा, आइडमपोटेंट. सिमिलरली यहाँ पे 0 हमेशा क्या रहेगा, नील पोटेंट एलिमेंट. अगर हमारी रिंग इंटरनल डोमेन है तो केवल 0 ही होगा जो नील पोटेंट होगा, और कोई एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो क्या बन जाएगा, नील पोटेंट. इंटरनल डोमेन है तो सिर्फ 0 ही हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जो नील पोटेंट होगा. तो अब इसको, इस एग्जाम्पल को, अब इसका कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें नील पोटेंट और आइडमपोटेंट एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ लिखो, कंसीडर ए रिंग Z6. Z6 लिख लो आप, Z6 क्या होती है. सो Z6 इज ए रिंग विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर 0 1 2 3 4 5 तक. दीज आर दी एलिमेंट्स. अब इनमें देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारे पास आइडमपोटेंट है. Z6 is equal to 0 1 2 3 4 5. अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एंड एडिशन मॉडुलो 6 एंड देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. अब हम इसमें 3 into 3 is 9 और दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 3. सो 3 का स्क्वायर कितना बन गया, 3. तो 3 इसमें क्या आ जाएगा, आइडमपोटेंट. सिमिलरली 4 into 4 is equal to 4 raised to power 2 which is 16 and this is again 4. So 4 raised to power 2 is equal to 4. So 3 and 4 are idempotent. Potent in Z8 में हमारे पास आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दिस आर दी Z8. और Z8 में हमारे पास कौन कौन से हैं, +8 एंड मल्टीप्लिकेशन 8. अब यहाँ पे हम 2 को चेक करते जा रहे हैं. 2 into 2 into 2 2 2 2 कितना बन गया, 8. और 8 कितना है इसमें, 8 का मतलब क्या है इस स्ट्रिंग में, 8 मीन्स इट इज 0. तो इनफैक्ट यू विल गेट 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास एक n आ गया. 3 is a positive integer z plus such that 2 raised to power 3 is equal to 0. So this 2 is nilpotent. nilpotent 2 हमारे पास क्या जाता है, nilpotent. सिमिलरली अगर और कोई nilpotent और आपने देख लेना, मेरे को और दिख रहा, 4 into 4 is 16 and this is equal to 0. तो 4 raised to power 2 is equal to 0. तो ये भी क्या बन जाएगा, nilpotent. If there exists an n such that is raised to power कर दो और वो कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर. So now we have a definition. Characteristic of a ring
तो what is characteristic? Characteristic of a ring R is the least positive integer n such that nx is equal to 0 and it is true for all x belongs to R. ठीक है, किसी भी x के साथ जब n को हम करेंगे, ऑपरेट करेंगे, nx means x plus x how many times? n times. और मुझे क्या मिल जा रहा है? 0 and it is true for all x. Then you can say that this is n is the characteristic of R and it is noted by CHAR, characteristic R. है ना? If no such integer exists, अगर ऐसा कोई integer exist ना करे, then characteristic is equal to 0. For example, characteristic of ring of integer. This is the ring of integer is equal to 0. Characteristic of ring of reals is equal to 0. Characteristic of ring of complex is equal to 0. क्योंकि इनके लिए कोई ऐसा integer exist नहीं करता. जैसे integer का केस ले लें, integer में 1 हमारे पास integer है और 1 को हम ऐड करते जाएं, how many times? जितने मर्जी टाइम्स ऐड करते जाएं, मुझे एडिटिव आइडेंटिटी 0 नहीं मिलने वाली. तो इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम कह देंगे कि 0 है, और इनफाइनाइट भी कह देते हैं. पर ऐसा हमेशा नहीं है कि कोई, जैसे ये इनफाइनाइट रिंग है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है. कई हमारे पास इनफाइनाइट रिंग्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास फाइनाइट नंबर भी आ सकता है, तो वो एग्जाम्पल भी हम कर लेंगे. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग. अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग फाइंड आउट करेंगे तो उससे आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा. सपोज हमारे पास रिंग है R, छोटी सी रिंग ले लेते हैं, Z2 ले लेते हैं. Z2 इज ए रिंग और इसमें तो एलिमेंट ही 2 हैं. कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं Z2 में, लिखो जरा Z2 के एलिमेंट्स. और इस सब को तो आपने फाइंड आउट भी कर लिया होगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z2. तो Z2 अगर मैं लिखूं तो Z2 इज नथिंग बट इट इज 0 and 1. ठीक है, इसमें भी +6 and +2 and मल्टीप्लाई 2 रहेंगे इसके ऑपरेशंस. अब 0 को तो कितनी बार ऐड करो, 0 तो एक बार भी ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा. तो इसमें अगर मैं 1 × 0 लगा दूं तो वो 0 आ जाएगा. तो इस केस में 1 इसका पर्पस जो है वो सर्व कर रहा है. लेकिन अगर 1 को मैं एक बार ऐड करूंगा तो 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 2 बार मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0. अब कौन सा n है जो इन दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा? तो कौन सा n है? वो है n इज इक्वल टू 2. तो 2 × 0 भी 0 हो रहा है और 2 × 1 भी 0 हो रहा है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक Z2 कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 2. वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना जो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा सेटिस्फाई करते हैं. तो ये तो 2 एलिमेंट लिए. अब हम थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट ले लेते हैं. Z6 ले लेते हैं. 0 1 2 3 4 and 5. फटाफट हम लिखते हैं. 0 के लिए तो 1 सर हो गया. 1 के लिए 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? मुझे 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा. तो मैं 6 लिख लेता हूँ. 6 × 1 इज इक्वल टू 0. 6 × 1 इज इक्वल टू 0. आई एम एडिंग 1 6 टाइम्स. 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 2 को तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा. 2 + 2 + 2. तो दिस इज 3 × 2 इज इक्वल टू 0. 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 3 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा. 3 + 3 इज इक्वल टू 6 and 6 इज इक्वल टू 0. 4 को मेरे को 8 मिला. 8 में फिर ऐड किया तो मेरे पास 12 मिला. तो 12 का मतलब क्या हो गया? 0. तो दिस इज 4 को कितनी बार किया मैंने ऑपरेट? 3 टाइम्स ऑपरेट किया. तो 3 × 4 इज इक्वल टू 0. 5 को मैंने कितनी बार ऑपरेट किया? 5 को तो मेरे को लगता है 6 टाइम ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी मुझे 0 मिलेगा. तो अब देखो n कौन कौन है? n है ये वाले n है और ये वाले n है. तो सबके लिए कब ट्रू हो जाएगा? सबके लिए तब ट्रू होगा जब 6 होगा. 6 × 0 भी 0 मिलेगा. 6 × 1 भी 1 मिलेगा. 6 × 2 भी 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना. 6 × 3 भी क्या मिलेगा? 0. 6 × 4 भी क्या मिलेगा? 0. 6 × 5 भी क्या मिलेगा? 0. तो व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर? 6. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 इज इक्वल टू 6. इसके बाद मेरे को 12 वाला भी मिलेगा. 12 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए था? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. हर एक x के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. यहाँ पे जो 1 था वो 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं कर रहा है. 6 1 के लिए भी कर रहा है, 5 के लिए भी कर रहा है, 4 3 2 सब के लिए कर रहा है,
लेकिन 2 किसके लिए कर रहा था, 3 के लिए कर रहा था, 3 सिर्फ 2 और 4 के लिए कर रहा था। तो मुझे ऐसे इंटीजर चूज करना है जो सभी एलिमेंट्स के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो 12 इंटू 0, 12 इंटू एक्स भी क्या बन जाएगा, 0, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस नंबर। लेकिन हमने वो नहीं लेना, हमने लेना था इसका लीस्ट। इनफैक्ट जब आप जेड एन करेंगे, कोई भी रिंग अगर जेड एन लेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन इज इक्वल टू एन आएगा आपके पास, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन इज इक्वल टू एन। तो ये मेथड है करेक्टरिस्टिक देखने का। और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद हम आइडियल शुरू करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आइडियल शुरू करेंगे। सो दिस इज ए इंटेग्रल डोमेन, हमने इसको शो करना है कि गॉसियन रिंग है। गॉसियन रिंग मीन्स जेड आई विच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा वेयर ए बी आर इंटीजर। तो जेड आई को बताते हैं कि दिस इज इसका नाम है, दिस इज ए गॉसियन रिंग। और हमने ये बताना है कि दिस इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो इंटेग्रल डोमेन बताने के लिए हमने इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है। तो a प्लस आयोटा b इज नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, तो दैट इज a भी नॉन जीरो होगा और b भी नॉन जीरो होगा, है ना। a भी सच दैट अब इनका मैं a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई करता हूँ c प्लस आयोटा d के साथ, एंड दिस इज जीरो। इंटेग्रल डोमेन के लिए मेरे पास क्या होता है कि a b इज इक्वल टू जीरो। अगर a नॉन जीरो है तो मेरे पास किसको जीरो होना पड़ेगा, तो b को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ये शो करना हमने। तो दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज b। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया ac माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू आयोटा के साथ आ गया मेरे पास ad प्लस bc, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अगर ये जीरो है तो इसको मैं किससे इससे इक्वेट करूंगा, तो दिस इज ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू जीरो, कॉमा ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट ए, और क्योंकि ए और बी नॉन जीरो है तो इन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए सी और डी जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज अगर सी और डी इज इक्वल टू जीरो है तो सी प्लस आयोटा डी क्या बन जाएगा, जीरो। तो हम लेके चले थे a, this is not equal to zero but their product is equal to, this implies that second element is zero. This implies that zi is an integral domain. तो ये हमने इंटेग्रल डोमेन बना दी। अब हम इसको देखेंगे कि क्या जेड एन फील्ड है या नहीं, जेड आई फील्ड है या नहीं, ठीक है। अब फील्ड के बारे में, फील्ड कब बनती है, फील्ड तब बनती है इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस इज इन्वर्टिबल, या उसके पास क्या है, उसका इनवर्स है। ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल हो गया तो हम कहेंगे कि इट इज ए फील्ड। अब मैं इसका एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा, सिंपल एलिमेंट। 1 प्लस आयोटा बिलोंग्स टू जेड आई, जेड आई का एलिमेंट है ही। अब मैं इसका इनवर्स देखता हूँ, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इनटू इट्स इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स इज नथिंग बट इट इज 1 प्लस आयोटा, क्योंकि यूनिटी कौन है इसमें, यूनिटी तो 1 ही है। तो अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मिलता है, तो 1 प्लस आयोटा। लेकिन इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो दिस इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू दिस इज रैशनलाइजेशन, नॉट प्लस आयोटा, इट इज 1 माइनस आयोटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a, ठीक है, माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो इट इज आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 बीच में, दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज आयोटा। क्या ये एलिमेंट हमारा इसका है जेड आई का? नो, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जेड आई। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि मुझे ये और ये क्या चाहिए थे, इंटीजर, बिकॉज 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। डेफिनेशन में a प्लस ए और b क्या होने चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे a और b यही आए, 1 एंड माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स जेड आई इज नॉट अ फील्ड।
सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था ना, तो मैंने एक एलिमेंट लिया उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन Zi, so therefore this is Zi is not a field। अगर Zi फील्ड नहीं है तो इसके पास कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो यूनिट्स होंगे। टू फाइंड यूनिट्स ऑफ Zi, यूनिट्स क्या होते हैं दिमाग में सोच लो कि व्हाट आर दी यूनिट्स। यूनिटी तो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, और एडिटिव आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं 0 के साथ, यूनिटी को हम डिनोट करते हैं 1 के साथ, और यूनिट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टू फाइंड यूनिट्स ऑफ Zi, और ये क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द यूनिट्स ऑफ Zi, एमएससी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ Zi। अब यूनिट्स वो एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो लेट अस सपोज दैट लेट a plus iota b belongs to Zi is unit in Zi। अगर ये यूनिट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा Zi में, तो a plus iota b का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a plus iota b, और इसका हम क्या कर लेते हैं रैशनलाइजेशन, a minus iota b divided by a minus iota b which is equal to a minus iota b into a square divided by b square। आसान सा था वही क्वेश्चन, उसमें भी हम इनवर्स ले लेते, इसमें भी इनवर्स लेना, रैशनलाइजेशन करके हमने इस फॉर्म में लिखना है, एंड दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आयोटा। अब मुझे ये क्या चाहिए? इंटीजर, तभी ये यूनिट होगा। यूनिट तभी होगा ना जब ये क्वांटिटी किसको बिलोंग करेगी? Zi। अब Zi को बिलोंग करेगी तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या a को डिवाइड करेगा? नो डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, है ना। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट डिवाइड b। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो ना वो a को डिवाइड करेगा ना ही वो b को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगी? फ्रैक्शन, जैसे पिछले केस में आई थी 1/2। तो मीन्स अगर ये इनवर्स जो है वो Zi को बिलोंग करता है तो इसको क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा, और इंटीजर होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1। तो हम लिखेंगे a plus iota b inverse belongs to Zi if a square plus b square is equal to 1। और कोई केस नहीं, अगर इसको यूनिट है, अगर ये यूनिट है तो ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और इनको इंटीजर बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 होने के लिए either a square is equal to 1 और b square is equal to 0 और b square is equal to 1 और a square is equal to 0, यही पॉसिबिलिटी है। दिस implies that either a square is equal to 1 and b square is equal to 0। तो a square is equal to 1 means a is equal to plus minus iota, and a square is equal to plus minus iota, a square is equal to 0, then a square is equal to plus minus 1 and b is equal to 0। तो a is equal to plus minus 1 and b is equal to 0। और दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है और either this one, either लिखा ना, और b square is equal to 1 and a square is equal to 0। तो b is equal to plus minus 1 and a is equal to 0। therefore units are अब देखो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यूनिट्स कौन है? a प्लस आयोटा b, तो a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 कॉमा माइनस 1 एंड प्लस आयोटा इंटू 0, 1 हो गया, ये हो गए 2 यूनिट।
तीसरा यूनिट यहाँ से आएगा, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू प्लस आयोटा इंटू 1 एंड 0 माइनस आयोटा इंटू 1। ठीक हो गया। ए की वैल्यू प्लस माइनस 1, बी की वैल्यू 0, तो आयोटा के साथ 0 0 लगा दिया। फिर ए की वैल्यू 0 0 और बी के साथ 1 एंड माइनस 1, तो बी के साथ आयोटा तो लगना ही था। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, अगर इसको हम जो रियल है हमको रियली लिखा जाए तो दिस इज नथिंग बट इट इज 1, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा। ये यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स। और जब भी हम यूनिट्स को इकट्ठा लिखते हैं उनकी सेट बना देते हैं। किसी भी रिंग के जो यूनिट्स होते हैं 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, उनकी अगर सेट्स बना लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्या बना देता है, ग्रुप। तो 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा हम शुरू से ही कर रहे हैं कि इट फॉर्म्स ए ग्रुप, है ना। तो दिस इज ए ग्रुप। यूनिट्स कभी भी निकालें आप रिंग के तो वो हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ जेड आई। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या जेड आई हमारा फील्ड है या नहीं, कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जेड फील्ड है या नहीं। तो इस तरह से, और जो एक क्वेश्चन मैंने शुरू में जो किया था वो भी क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद आइडियल्स।